हेलो नाइन्थ क्लास दापूस लर्निंग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अनुराधा। आज हम लोग करने वाले हैं आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में दिया गया एक नया पाठ प्रेमचंद के फटे जूते का प्रश्न उत्तर। यह आपके पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का 6ठा पाठ है और लेखक हैं हरिशंकर परसाई। यह एक व्यंग रचना है बच्चों, जिसमें प्रेमचंद की सादगी के साथ आज की दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। जैसे हम लोग कोई चित्र बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो रेखाओं के द्वारा बनाते हैं। उसी तरह शब्द चित्र शब्दों के द्वारा एक चित्र खींचना। जिस भी चीज के बारे में हम चित्र खींच रहे हैं वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने साकार हो जाए। तो उत्तर है इसका, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, प्रेमचंद गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। जैसे गांधी जी बिल्कुल सादा जीवन जीते थे, उसी तरह प्रेमचंद भी सादा जीवन जीते थे। प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहें। सामाजिक बुराइयां वो होती है बच्चों जो हमारे समाज में बुराइयों की तरह मौजूद होती हैं। जैसे हो गया जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, छुआछूत की भावना। तीसरा, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। चौथा, प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर न था। पांचवा, वे हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला करते थे, हार नहीं मानते थे। दूसरा, सही कथन के सामने टिक का निशान लगाइए। इसमें 4 ऑप्शन है बच्चों, चारों में से कौन सा सही है, मतलब कौन सा सही व्यंग कर रहा है, उसमें आपको टिक लगाना है। पहला, बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। ख, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ग, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। घ, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो ख है इसका सही उत्तर। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। पहला है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 50 टोपियां न्यूछावर होती हैं। जब आप मार्केट जाओगे जूता खरीदने और टोपी खरीदने, तो आप देखोगे कि जूता हमेशा टोपी से कीमती ही रहता है, जो कि पैर में पहना जाता है, और टोपी सस्ता होता है जो कि हम सर में पहनते हैं। तो इसका अर्थ है, यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है तथा टोपी मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। मतलब आज इज्जत की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इज्जत को हमेशा पैसों वालों के सामने, अमीर लोगों के सामने झुकना पड़ता है। ख, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पर्दा मतलब हो गया इज्जत, अपनी मान मर्यादा। तो मतलब तुम्हारे लिए पर्दे का महत्व नहीं होगा, इज्जत का महत्व नहीं होगा, लेकिन हम इज्जत पर कुर्बान हो जाते हैं, मतलब कि इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका आशय है, यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है। ग, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। यह प्रेमचंद के लिए कहा गया है कि प्रेमचंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिसको वो इज्जत के लायक नहीं समझते थे। तो लेखक का कहना है कि उसकी तरफ हाथ से इशारा न करके पैर का प्रयोग करते थे। तो इसका आशय होगा, प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करे,
बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित है। चौथा, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? बच्चों, सभी लोग अलग अलग मौक़ों पर पहनने के लिए अलग अलग पोशाक का यूज करते हैं, ड्रेसेज रखते हैं। लेकिन जो प्रेमचंद थे वो फोटो खिंचाने जाए या घर में रहें, वो एक ही जैसे कपड़े पहनते थे, क्योंकि उस जमाने में और उनके पास ज़्यादा कपड़े थे ही नहीं कि वो अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग कपड़े पहन सके। तो उत्तर है इसका, लोग प्राय ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण है तो साधारण मौके पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, परंतु फिर लेखक को लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर से हैं वैसे ही बाहर भी हैं। पांचवा प्रश्न, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? तो उत्तर, लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। यहाँ बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग को और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया गया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग किया गया है कि समाज का क्या दोष है कि जो लोग सीधे साधे होते हैं या साधारण कपड़े पहनते हैं तो उनको लोग पिछड़ा समझते हैं, और जो चारित्रिक रूप से गिरा हुआ है या जिसके अंदर बिल्कुल भी किसी तरह की सुंदरता नहीं है वो अच्छे कपड़े पहन लेता है तो लोग उसको ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। और व्यंग की यही विशेषता होती है कि किसी भी कड़वी बात को अत्यंत सरलता से व्यक्त कर दिया जाता है। छठा प्रश्न, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित किया गया है? टीला शब्द होता है बच्चों, जैसे खेतों में मिट्टी का एक ऊंचा ढेर बन जाता है तो उसको टीला बोलते हैं। तो यहाँ पर टीला शब्द रास्ते की रुकावट का प्रतीक माना गया है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। जैसे सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं, अन्याय होता है जो समाज में हो रहा होता है किसी के साथ, या भेदभाव होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं सामाजिक विकास में रुकावट पैदा करती हैं। रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर छठा के बाद सीधे आठवां प्रश्न है, क्योंकि जो सातवां प्रश्न है आपकी बुक का वो आपको खुद से करना है, क्योंकि प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर जैसे लेखक ने यह व्यंग लिखा है वैसे ही किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर आपको व्यंग लिखना है। तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, अपने दोस्त के पोशाक को लेकर या अपने रिश्तेदारों को पोशाक को लेकर, तो आपको खुद से करना है। तो आठवां प्रश्न है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर, आज की दुनिया दिखावे के प्रति ज़्यादा जागरूक है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। अगर आप सिंपल कपड़े पहनते हैं तो पिछड़ा समझा जाता है, और महंगे कपड़े लेते हैं, भड़कदार कपड़े पहनते हैं तो उसी से आपकी मान मर्यादा और सामाजिक प्रतिष्ठा आंकी जाती है। भाषा का प्रश्न है, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, उंगली का इशारा, कुछ बताने की कोशिश करना, इसका अर्थ हुआ जैसे आप उंगली से यह वह इसका उसका करने के लिए बताते हैं कि उंगली से इशारा करते हैं कुछ बताने के लिए। अर्थ में प्रयोग, मैं तुम्हारी उंगली का इशारा खूब समझता हूँ। दूसरा, व्यंग मुस्कान मतलब मजाक उड़ाना, तुम अपनी व्यंग भरी मुस्कान से मेरी तरफ मत देखो। तीसरा, बाजू से निकलना,
अनदेखी करना, बाजू से निकल जाना, अनदेखी करके निकल जाना। इस कठिन परिस्थिति में तुमने मेरा साथ छोड़कर बाजू से निकलना सही समझा। चौथा, रास्ते पर खड़ा होना यानी बाधा पड़ना, रुकावट डालना। तुम मेरी सफलता के रास्ते पर खड़े हो। दूसरा, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। उत्तर, इस पाठ में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग हुआ है। पहला, महान कथाकार। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी एक से एक कहानियां लिखी हैं। उपन्यास सम्राट, इन्होंने गबन, सेवा सदन, निर्मला जैसे बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं जिसमें इन्होंने सामाजिक कुरीतियों और समस्याओं को उभारा है। जनता के लेखक, प्रेमचंद जनता के लेखक हैं, जनता की भाषा में लिखते हैं। साहित्यिक पुरखे, बच्चों साहित्यिक पुरखे का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं, हम उनकी छत्र छाया में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद जी को माना गया है। युग प्रवर्तक, इन्होंने एक युग का प्रवर्तन किया, जैसे प्रेमचंद युग, जिसका मतलब हो गया कि उस दौर में उसी तरह की कथा कहानियां लिखी गई जैसे प्रेमचंद ने लिखा है। तो ये था आपके प्रेमचंद के फटे जूते का प्रश्न उत्तर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय।